एनएन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास में पढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करके महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। श्रीगुप्त के बाद में गुप्त वंश का उत्तराधिकारी बनता है घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के बाद में तीसरा राजा बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था और इस चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। ये कुमार देवी लिच्छवी कुल की कन्या थी। कुमार देवी यानी कुमारी देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया था 319-320 में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद में अगला राजा उत्तराधिकारी आता है घटोत्कच जो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी और इसने भी महाराज की उपाधि धारण किए थे। घटोत्कच के बाद अगला राजा आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया। ये कुमार देवी लिच्छवी कुल की कन्या थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था 319-20 में गुप्त संवत चलाया गया था। इस चंद्रगुप्त के बाद में अगला राजा आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद में उत्तराधिकारी आता है समुद्रगुप्त। मोस्ट राजा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहता था। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? हरिसेन ने पर्याग परिस्थिति की रचना किए थे। पर्याग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। पर्याग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को क्या कहा था? कविराज कहा गया था। एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त
के दरबार में हरिसेन रहता था। हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति की रचना की। ये प्रयाग परिस्थिति इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रखी गई है। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी राजा बताया गया है। संगीत प्रेमी शासक समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी शासक है। कैसे कह सकते हैं हम संगीत प्रेमी, यानी समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा वादक करते हुए चित्र मिले हैं। वीणा वादक के समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादक के चित्र प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए संगीत प्रेमी राजा कहा गया है समुद्रगुप्त को। इनके बाद श्रीलंका का राजा मेघवर्मन, एक श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। श्रीलंका के राजा का नाम है मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को कुछ उपहार भेज करके बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। गया जगह है बिहार में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेज करके समुद्रगुप्त से गया में यानी बिहार में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। किसने मांगे थे? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। आगे है समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवा करके सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम नाम लिखाया था। सिक्कों पर क्या नाम लिखाया था? सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम नाम लिखवाया गया था। यानी अश्वमेघ पराक्रम नाम लिखवाया था। यानी समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी राजा है और सिक्कों पर वीणा वादक के भी चित्र मिले हैं। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ के सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम नाम लिखा गया मिलता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के उत्तरी भारत ने आर्यावर्त समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था। 9 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त या उत्तरी भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। पराजित करके और उनके प्रति राजपरस बोधरण की नीति अपनाई। राजपरस बोधरण की नीति अपनाई थे। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के यानी उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराया था और उनके प्रति राजपरस बोधरण की नीति अपनाए थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। दक्षिणी भारत के कितने राजाओं को हराया था? 12 राजाओं को हराया था। 12 राजा को हरा करके उन राजाओं के प्रति गरेण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। गरेण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त ने देखो उत्तरी भारत के तो 9 राजाओं को पराजित करके उनके प्रति राजपरस बोधरण की नीति अपनाई थी। और दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को पराजित करके उनके प्रति गरेण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाए थे। और समुद्रगुप्त ने मध्य भारत में आटविकों को हराया था। मध्य भारत में किसको हराया था? आटविकों को। आटविकों को कहाँ हराया था? मध्य भारत में। यानी समुद्रगुप्त के दरबार में एक हरिसेन रहता, दरबारी कविता हरिसेन। उस हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति लिखी थी। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी राजा था। यानी समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादक करते हुए चित्र या दृश्य दिखाई दिए गए हैं। एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का। एडम स्मिथ ने समुद्रगुप्त का क्या नाम दिया था? भारत का नेपोलियन नाम दिया था। श्रीलंका का राजा का नाम है मेघवर्मन। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को कुछ उपहार भेजकर श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को कुछ उपहार भेज करके गया जगह बिहार में वहां बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगे थे।
समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम नाम लिखाया था। देखो सिक्कों पर नाम तो अश्वमेध पराक्रम लिखाया था और सिक्कों पर चित्र बनाया था। समुद्रगुप्त का वीणा वादक बजाते हुए चित्र कोरे गए हैं। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत या आर्यवर्त के 9 राजाओं को पराजित किया और उनके प्रति राजपरस बोधरण की नीति अपनाए थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराया था और उनके प्रति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाए थे। ये समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के 8 विकों को हराया था। ये समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इन पर्याग परिस्थिति में दिया गया। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख कहाँ दिया गया है? पर्याग परिस्थिति में दिया गया है। अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला समुद्रगुप्त का दरबारी। समुद्रगुप्त के बाद में अगला आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी एक तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दरबारी कवि था एक तो अमर सिंह और एक कालिदास। अमर सिंह और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाई। गुप्त वंश की उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाई। उज्जैन को द्वितीय राजधानी या दूसरी राजधानी, द्वितीय या दूसरी राजधानी। किसने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री भारत यात्रा पर आया था, उसका नाम है फैयान। चीनी यात्री जो भारत आया था फैयान या फयान। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अमर सिंह और कालिदास रहते थे। अमर सिंह और कालिदास। अमर सिंह ने अमरकोश लिखे थे, कालिदास ने मालविका अग्निमित्र इस तरह ग्रंथ लिखे गए थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको दूसरी राजधानी बनाई थी? उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फयान भारत आया था। एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या है ये? पुत्री। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है प्रभावती। प्रभावती का विवाह किया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ। वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है प्रभावती। प्रभावती का विवाह किया था वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। अचानक किसी कारणवश रुद्रसेन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस वाकाटक राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती था। प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया गया था और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में वाकाटक जो राज्य था उस पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से दो कवि रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से कवि रहते थे? अमर सिंह और कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको दूसरी राजधानी बनाई थी? उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री कौन आया था? फयान भारत यात्रा पर
आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का नाम प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया था। और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उस वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगला राजा आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी का नाम है कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने सबसे बड़ा काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कई बार यह सवाल पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के समय कुमारगुप्त ने सर्वाधिक मुद्राओं का प्रचलन किया था। सर्वाधिक मुद्राओं का प्रचलन किया था। कुमारगुप्त के समय बयाना जगह है भरतपुर में, वहां पर 623 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। मुद्राएं प्राप्त हुई। देखो कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थे? कुमारगुप्त ने की थे। सर्वाधिक मुद्राएं किसने जारी की थी? यानी मुद्राएं जारी की थी कुमारगुप्त ने। और सर्वाधिक मुद्राएं मिली थी बयाना से, 623 मुद्राएं प्राप्त हुई थी वहां से। कुमारगुप्त के बाद में अगला राजा आता है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद में अगला राजा आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी का नाम है स्कंदगुप्त। उत्तराधिकारी कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी का नाम है स्कंदगुप्त। हूणों के सर्वाधिक आक्रमण का सामना स्कंदगुप्त किया था। हूण जाति ने भारत पर बार बार आक्रमण किया था, तो हूणों के आक्रमण का सामना स्कंदगुप्त ने किया था। हूणों के आक्रमणों का सर्वाधिक सामना स्कंदगुप्त ने किया था। हूणों के आक्रमण का सर्वाधिक सामना किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी कहां से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है भीतरी स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराने का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर चक्रपालित को सौंपा गया था। और सुदर्शन झील के किनारे स्कंदगुप्त ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी का नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों के सर्वाधिक आक्रमण का सामना स्कंदगुप्त ने किया था। और स्कंदगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। और सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करने के लिए सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर चक्रपालित को सौंपा गया था। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। धन्यवाद।